मुलैठी गंभारी प्रत्येक 30-30 ग्राम और इसका काढ़ा बनाएं 100 ml। और जैसा मैंने पहले बताया, मधु और शहद मिला करके, मधु और सेंधव मिला करके आप वमन करा सकते हैं। वात रक्त हो तो सरसप पिपली सरसप और पिपली 20-20 ग्राम लेके काढ़ा बना लें 100 ml, जैसा मैंने बताया। शीत पित्त हो उसमें पटोल पत्र, नींब छाल, वासा, पटोल पत्र, नींब छाल और वासा, इनका 20-20 ग्राम लेके काढ़ा बना लें 100 ml। और बाकी प्रक्रिया उसे है। विसर्प, विसर्प में मुलैठी, नींब छाल, इंद्रजौ प्रत्येक 20-20 ग्राम 100 ml काढ़ा बना लें और फिर मदन फल पिपली रात्रि में भिगो के रख दें, जैसा कि पहले मैंने बताया। इसी प्रकार अम्ल पित्त में पटोल पत्र, इंद्रजौ, मुलैठी। मैं इसलिए इस पे ज्यादा समय ले रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, आप इनका प्रयोग करेंगे। स्थूल रोग, स्थूल रोग में चिरायता, पटोल पत्र, गोक्षुर और विटंग, उनको 20-20 ग्राम लेके काढ़ा 100 ml पिलाएं। बाकी सारी विधि एक ही है। अगर संग्रहणी और ग्रहणी हो उसमें पिपली, सरसप और शुंठी ये 20-20 ग्राम लेकर के काढ़ा बना के और मदन फल कल्प का सेवन कराएं। रक्तपित्त हो मुलैठी, इंद्रजौ और मुस्तक 20-20 ग्राम लेके 100 ml काढ़ा बनाएं और बाकी प्रक्रिया समान है। इस तरीके से कुछ रोग इसमें मैंने काम किया है। सूत्र में भी बताना चाहूंगा। इंद्रजौ, मुलैठी और पोटोल पत्र 20-20 ग्राम लेकर के काढ़ा बना लें और फिर इसमें मदन फल पिपली 12 ग्राम, जैसे मैंने पहले बताया, वो विधि आप अपना लें। इस तरीके से ये कुछ योग हैं तो मैंने आपको बताए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मदन फल पिपली अंतर नख मुष्टि प्रमाण रोगी का ये एवरेज करीब 100 व्यक्तियों में हमने किया है, तो वो 12 से 15 ग्राम के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने कुछ मदन फल पिपली। अच्छा, दूसरी बात, कई बार मदन फल लोग प्रयोग करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मदन फल पिपली का प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। ये वमन कैसे कार्य करता है इसके बारे में ये उल्लेख है। तत्रोष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म विवायु विकासिनी स्वावीरेण हृदय मुपित धमनी ही अनुसृत स्थूलाणु स्रोतोभ्यः केवलम शरीरगतम दोष संघातम आग्नेयत्वाद विस्यन्दित तैक्षणादि विच्छन्दन्ति। अब यहाँ जब वमन कल्प हम पिला देते हैं तो 3 लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। वो लक्षण है, पहला श्वेत प्रवृत्ति माथे में, इसके माने अग्नि गुण ने काम करना चालू कर दिया, कुश गुण ने काम करना चालू कर दिया, उसको हम श्वेत प्रभाव या श्वेत निकलना बोलते हैं। दूसरा होता है रोमांस, रोमांच, जब तीक्ष्ण गुण कार्य करता है तो दोष छिन्न भिन्न होते हैं और ये लक्षण मिलता है। तीसरा लक्षण होता है आत्मान, तो वामक द्रव्य का जो अणु प्रवण भाव है, अणु प्रवण, ये गुण, अणु का मतलब छोटे छोटे स्रोतों में जाना और प्रवण का मतलब उनको खींच करके कोष्ठ में लाना, तो तब ऐसी अवस्था में आत्मान होता है। उसके बाद हृल्लास, जब अग्नि वायव्य और ऊर्ध्वक प्रभाव की क्रिया होने लगती है तो हृल्लास होने लगता है और उसके बाद फिर वमन होने लगता है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखें, जब आप वमन कराते हैं, जिस पेशेंट में आपने अभ्यंतर स्नेहपान किया, स्वेदन कर लिया, आपने कल्प का निर्माण कर लिया, जिस दिन वमन कराना है तो प्रातः काल 7 बजे, 6 से 7 के बीच पेशेंट के पास जाएं। नेक्स्ट प्लीज। पेशेंट के पास जाएं और रोगी से पूछें कि आपको भूख लगी है क्या। यदि रोगी बोलता है भूख लगी है, ऐसी अवस्था में जो कृष्णा मैंने आपको बताई, उस कृष्णा का सेवन आप 7-8 बजे करा दीजिए। लेकिन 90% रोगियों में वो बोलते हैं कि नहीं, हमको भूख बिल्कुल नहीं लगी। ऐसी अवस्था में दुग्ध का सेवन कराना चाहिए, क्योंकि खाली पेट में वमन नहीं कराना चाहिए। अब वमन प्रक्रिया हम प्रारंभ करते हैं तो लगभग 8 बजे आप आधा किलो 500 ग्राम दूध ले लें, उसको गर्म करें और उसमें थोड़ा से गुड़ डाल दें और उसको पिला दें। आप देखेंगे आधा घंटा आप रुकें, आधा घंटे के अंतर्गत जो आपका ये आपने मिल्क पिलाया है वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके लिए जैसा लक्षण रोगी में प्राप्त होने लगेगा। उसके बाद फिर
यानी 8 बजे आपने दूध पिलाया, 8:30 बजे होम्योपैग औषधि, होम्योपैग में मैंने आपको बताया था गन्ने का रस, दुग्ध, शक्कर या मुलैठी काढ़ा, इनको आकंठपान करा दें। आकंठपान कराने के बाद जो मदन फल कल्प मैंने बताया, खास तौर से मुलैठी काढ़ा या पटोल काढ़ा, पटोल पत्र का काढ़ा या नींब छाल का काढ़ा, इनको 100 ml काढ़ा बना के अंतरन के मुष्टि प्रमाण अर्थात 12 ग्राम मदन फल पिपली उसमें डाल दें, रात्रि भर रखा रहे, प्रातः काल मसलें छाने, इसमें 5 ग्राम शहद और 20 ग्राम शहद मिला करके ये मदन फल का आप पिलाएं। मदन फल कल्प जब आप पिलाते हैं उसके पहले आप पेशेंट को कहें कि आप बाथरूम होके आइए, क्योंकि आपने यदि गन्ने का रस पिलाया है तो वो डायूरेटिक होता है, यदि दुग्ध पिलाया है तो पर्गेटिव होता है। पेशेंट को ये वेग आ सकते हैं मन के दौरान, इसलिए पेशेंट को बाथरूम में जरूर भेजना चाहिए। जब बाथरूम में भेजें, रोगी के साथ में कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने मदन फल कल पिला दिया। अब आप रोगी में निरीक्षण करना है। निरीक्षण के लिए वो लक्षण मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले माथे में पसीना आना, आधमान होना, रोमांच होना, आधमान होना और हृदयास, ये लक्षण 10 से 12 मिनट के अंतर्गत ये लक्षण उत्पन्न रोगी में होते हैं। उसके बाद वमन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। वमन जब प्रारंभ हो जाता है तो निरीक्षण रोगी में करना चाहिए कि वमन की प्रक्रिया कैसी हो रही है। तो इन लक्षणों को तो देखना ही है, साथ में जो मटेरियल निकलता है आप परीक्षण करते जाएं कि सम्यक वमन के लक्षण आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रमाद कफ पित्त मथायलास यशैते सम्यक वमता सहिष्ठा अर्थ पार्श्व मूर्धेन्द्रिय मार्शुद्धो तथा लघुत्व च लक्षण। क्रम से कफ पित्त और वायु का निकलना, हृदय पार्श्व पृष्ठ वक्ष प्रदेश में लघुता की अनुभूति होने लगे तो समझ लीजिए वमन आपका ठीक हुआ। दूसरा, यदि आपने कम मात्रा में मदन फल दिया है या मदन फल औषधि कार्यकारी नहीं है तो ऐसी अवस्था में रोगी में अयोग के लक्षण प्राप्त होते हैं। दुश्चरते स्फोटक कोटखंडो हृदय गुरु गात्रता, दोष जो है तिर्यक मार्ग में जाते हैं और इस प्रकार के लक्षण रोगी में प्राप्त कर हो जाते हैं। अधिक वमन हो जाए, नेक्स्ट प्लीज। अधिक वमन हो जाए तो पैतृक लक्षण मिलना चालू होना चालू हो जाते हैं। मोह मूर्छा अनिल कोप निद्रा बलादयानी बमने अति सचा। इन लक्षणों को बहुत बारीकी से आपको परीक्षण करना है। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जब आपने मदन फल कल पिला दिया 12 मिनट के अंदर वमन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। लेकिन यदि वमन नहीं हुआ है किसी कारण से, तब मुलैठी का काढ़े का प्रयोग हम बार बार पिलाते हैं। अगर 1 गिलास आपने पिलाया तो वमन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इस पर भी नहीं निकले तो एरन नाल, ढीली एरन नाल, कमल नाल या अपने अंगुलियों के माध्यम से ही आप गले में स्टिमुलेशन करें, जिससे वमन की प्रक्रिया होना प्रारंभ हो जाएगी। वमन हमको कब तक कराना है, जैसा आपको मालूम है, पित्तांतम निष्टम वमनम विरेकार्थ कफांतम च विरेक बाहु, पित्तांत होना चाहिए। और पित्तांत निश्चित रूप से बहुत ही जो कुशल वैद्य है तभी वो पित्तांत प्राप्त कर पाता है। नहीं तब तक पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर रोगी को हाँ ठीक है हो गया ऐसा करके पेशेंट को निकाल दिया जाता है, पित्त नहीं निकल पाता। मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगा, ये जो मैंने आपको मदन फल कल बताया ये देंगे तो पित्तांत जरूर मिलेगा। लास्ट में आप 3-4 गिलास सुखोर जल का पान कराएं। उससे क्या होगा, एक तो आमाशय का शोधन हो जाएगा और लास्ट में पित्त की प्रवृत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। पित्त जो है ऐसा हल्का पीला हरा रंग का होता है और जब पित्त निकलता है तो रोगी को रोमांच हो जाता है। पेशेंट बोलता है क्या है, विष निकल गया, क्या हो गया, इतना उसको पेशेंट को तकलीफ होती है। जब ये निकले तब समझ लीजिए कि पित्तांत है। ये पित्तांत होने तक वमन कराना है। पित्तांत होने के बाद नेक्स्ट प्लीज, पित्तांत हो जाए उसके पश्चात रोगी के पश्चात कर्म करना चाहिए। यहाँ मैं और उल्लेख कर दूं आपको कि आचार्य चक्रपाणी ने पैरामीटर्स बताए हैं कि उत्तम शुद्धि कौन सा क्या होगी, मध्यम शुद्धि को कैसे जानेंगे, हीन शुद्धि को कैसे जानेंगे। इसके लिए वेग की, लैंग की, मान की और अंत की, ये 4 पैरामीटर बताए।
जैसा मैंने बताया, पित्तांतम वमनम श्रेष्ठम, पित्तांत निकलना चाहिए। वेग में 8, 6 और 4 वेग, 8 उत्तम, 6 मध्य और 4 हीन वेग होना चाहिए। अब यहाँ मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, वेगों कैसे गिनना, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। जितनी बार मटेरियल निकलेगा वो गिनेंगे तो लगभग 30-40 बार हो जाता है। आचार्य चक्रपाणी ने कहा है कि वेग कैसे गिनना। उन्होंने निर्देश दिया है कि पेशेंट एक बार जब झुके वमन करने के लिए और उसके बाद 3-4 वेग आ जाए, तब भी उसको एक वेग ही समझना चाहिए। फिर दोबारा उसको क्लेशस होगा, फिर झुकेगा पेशेंट, फिर 1 या 2 बार वमन होगा, वो दूसरा वेग। ऐसे जितने बार वो झुकता है वो वेग के रूप में आप काउंट करें, तो निश्चित रूप से आपको 8, 6 और 4 की प्राप्ति होगी। नहीं तो जितनी बार मटेरियल निकलता है वो गिनेंगे तो 60, 70, 50 कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है, हर बार निकलता है। तो जितनी बार मुलेठी पिलाएंगे उतना निकलेगा। इस तरीके से वेगों को हमको गिनना चाहिए। तो आंतकी, वेगिकी और लैंगिकी। लैंगिकी मीन्स सम्यक वमन के लक्षण, तो पहले आपको बताया गया है। मार्ग कफ पित्त मसाला सीते सम्यक वमता श्रेष्ठा, हृत पार्श्व मूर्धेन्द्रिय मार्शोदो तथा लघु लक्षण। और इसके अलावा मानकी, मानकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानकी में जितना द्रव आपने पिलाया है वो तो निकलना ही चाहिए, उसके अलावा अधिक मात्रा में निकलना चाहिए, वो मानकी के अंतर्गत आता है। और मानकी में 1 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ और 2 प्रस्थ, 1 प्रस्थहीन, 1.5 प्रस्थ मध्य और 2 प्रस्थ उत्तम। 1 प्रस्थ बराबर 13.5 फल, यहाँ चक्रपाणी ने उल्लेख किया है, अर्थात 54 तोला। इस तरीके से मापन आप रोगी का कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो आंतकी, मानकी, लैंगिकी और वेगिकी, ये 4 परीक्षण हैं जिनका हमको परीक्षण रोगी में करना है। ये आप लैंगिकी क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो सम्यक वमन के लक्षण हैं वो यहाँ पर लिखित है। नेक्स्ट प्लीज। पश्चात कर्म। अब वमन जब आपने करा दिया, पश्चात कर्म भी आवश्यक है। पश्चात कर्म के अंदर 2 प्रक्रिया है, एक तो है धूम्रपान, दूसरा है संसर्जन क्रम। वमन कराने के बाद रोगी बड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखिए, जब आपने स्नेहन स्वेदन कराया है उस वक्त पूरे पेशेंट के लक्षण नोट कर लीजिए, जैसे नाड़ी गति है, श्वास गति है, ब्लड प्रेशर है, उसका वेट कितना है, टेम्परेचर कितना है। इनका परीक्षण बार बार करते रहना चाहिए, वमन के पहले, वमन के बाद। वमन के दौरान हार्ट रेट डबल हो जाता है, कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जैसे ही वमन प्रक्रिया खत्म होती है वैसा ही ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है, नाड़ी भी नॉर्मल हो जाती है। इसलिए उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन धूम्रपान हम इसलिए थोड़ी देर बाद कराना चाहिए, जब वमन हो जाए आधा 1 घंटा रोगी को बैठाएं, उसके बाद धूम्रपान कराएं। धूम्रपान करने के लिए जो क्लासिकल योग है तो हम प्रयोग करते हैं, वैसे स्नेहक, वैरेचनिक और ये सब करते हैं। इसमें वैरेचनिक धूम्रपान का सेवन कराना चाहिए। आचार्य चरक ने श्वास रोग के अंतर्गत बताया है कि सूखी एरन नाल, सूखी एरन नाल को 1 दिन पहले कलेक्ट कर लें, उसको रात्रि में घी में भिगो के रखें, अथवा जौ, जवा जो होता है उसको जौ कूट कर लें, घी में उसको भावित करके रात्रि भर रखा रहें। प्रातःकाल धूम्रपान के लिए इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपने एरन नाल रखी है तो बहुत अच्छा धूम्रपान है, आप एक शरे में अग्नि पर ज्वलित करके और धूम्रपान कराएं। जौ से कराना है तो सिगार का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। विधि यह है कि पहले वाम नासा से सांस लें, धूम्रपान से का सेवन करें और मुख से निकालें। ऐसे 3 प्रक्रिया करें, वाम नासा से 3 बार, दक्षिण नासा से 3 बार, लेकिन निकालना हमेशा मुख मार्ग से, और फिर मुख के द्वारा लें, मुख के बाहर निकालें, ये भी 3 बार। इस तरीके से धूम्रपान करेंगे बार बार, तो जो धूम्र का उष्ण गुण है उसके कारण जो चिपका हुआ कफ है वो बाहर निकल आता है। और बार बार रोगी को बोलें, खखाड़ने के लिए बोलें, कफ को निकालने के लिए बोलें, और फिर इसके बाद गार्गलिंग कराएं गर्म पानी से। इससे भी दोषों का निष्कासन हो जाता है और पेशेंट को बहुत ही हल्का लगने लगता है। उसके पश्चात फिर आपको धूम्रपान के बाद, यहाँ मैंने बताया कि स्नेहिक, वैरेचनिक और
उपशमनीय होते हैं, लेकिन हाँ विरेचन के रूप में धूम्रपान का सेवन इसमें रोगी में कराना चाहिए। अब आता है पश्चात क्रम में संसर्जन क्रम। संसर्जन क्रम, सृजन करना, क्योंकि जब हम हवन कराते हैं तो अग्नि अपने स्थान से च्युत हो जाती है, इसलिए रोगी में अग्नि मान्यता हो जाती है, भूख नहीं लगती शुरू में। इसलिए पेया विलेपी का सेवन रोगी में कराने के लिए उल्लेख है। उसमें है पेया, विलेपी, यूस और मांसरस, 4 चीजें हैं। यदि उत्तम शुद्धि हुई हो तो 3-3 अन्नकाल, मध्यम शुद्धि हो तो 2-2 अन्नकाल और हीन शुद्धि हो तो 1-1 अन्नकाल पेया विलेपी क्रम देना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना। पेया कैसे बनाएंगे? पेया जो है 14 गुना पानी होना चाहिए। और पेया में एक चीज और आपको बताऊं, पेया में शोक धान लेने का प्रावधान है, सिर्फ चावल का नहीं, शोक धान। शोक धान में चावल भी आता है, गेहूं भी आता है, अर्थात दलिया। अगर वातज और पैतृक व्याधियां हैं तो चावल का पेय विलेपी दीजिए, और कफज व्याधियां हैं तो दलिया का पेय विलेपी आप सेवन कराएं। पेय बनाने के लिए 14 गुना पानी, हम क्या करते हैं 50 ग्राम, बोलते हैं कि 50 ग्राम चावल ले लीजिए या दलिया और उसमें 4 गिलास पानी डाल, 1 गिलास बचे तब तक आप पका लीजिए और ऊपर ऊपर का पानी पीजिए, पेय है। विलेपी 4 गुना या 6 गुना पानी को डाला जाता है। मांस रस में भी 14 गुना पानी डाला जाता है, लेकिन चूंकि मांस रस हम ज्यादातर देते नहीं है, माँ कृष्णा का सेवन आप इसमें करा सकते हैं। एक चीज और जो प्रैक्टिकल में आप महसूस करते होंगे कि 2 पेया, मान लीजिए उत्तम शुद्धि है तो 3-3 अन्नकाल पेया देना है, 3 अन्नकाल विलेपी देना है। इसके बाद अकृत यूस, कृत यूस, अकृत मांस रस, अकृत मांस रस। अगर मांस रस नहीं दे रहे हैं तो अकृत कृष्णा और कृत कृष्णा। अकृत का मतलब बिना छोके बघारे, और कृत का मतलब लौंग से लहसुन से चौक करके दिया जाए, उसमें सेंधव भी आप मिला सकते हैं। ये हमने प्रैक्टिकल में देखा है कि ये 3 निकाल आप ये 2 निकाल दे रहे हैं, रोगी को भूख ज्यादा लगने लगती है, फिर रोगी भागने की प्रयास करता है। इसलिए कई लोग कुछ ना कुछ और चीज दे देते हैं, वो नहीं देना चाहिए। अगर पेया के दौरान भूख ज्यादा लग गई तो पेया को रिपीट कर दीजिए, 3 बार कर दीजिए। लेपी को 3 बार या 4 बार कर दीजिए। यूज को भी 3 या 4 बार कर सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य हमारा अग्नि की वृद्धि करना है। अगर अग्नि वृद्धि हो गई है तो पेशेंट को अननेसेसरी जो 3-3 निकाल का उल्लेख है वो उसको कम हम कर सकते हैं। ये हम ध्यान में रख सकते हैं। पेशेंट, क्योंकि पेशेंट हमारा देवता है, वो प्रसन्न है तो हमारा हम भी प्रसन्न है। पेयाविलेपी के दौरान हमने अक्सर देखा है कि कई व्यापद हो जाते हैं, पेशेंट मानता नहीं है, क्योंकि जो अष्ट महादोष का भाव है वो भी मानता नहीं है। तो पेशेंट को पहले ही समझा दें, पंचकर्म कराना है तो ये भाव जो हम बता रहे हैं आपको, जैसे उच्चैर्भाषम, रतक्षोभम, अतिचंक्रमणासने, अजीर्णा हित भोज्य च दवा सुपनम च मैथुनम, ये आपको पालना है। और क्या करना चाहिए? तो उष्णोदकोपचारी स्याद ब्रह्मचारी क्षपाशय, सक्रणमुतो अनुद्गार अनुदीर्णासन धारेर, व्यायामम उच्चैर्वचनम क्रोध शोको हिमातम, ये करना चाहिए। तो पेशेंट को, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जो संसर्जन क्रम ढंग से नहीं करता, निश्चित रूप से न तो उसको लाभ मिलता और अन्यथा ज्वर आदि के लक्षण आदि उत्पन्न हो जाते हैं पेशेंट, और इसमें पंचकर्म की बदनामी भी होती है। इसलिए पहले पेशेंट को अच्छी तरह समझा दें इसका पालन, क्योंकि मैंने कई वीवीआईपी, कई मिनिस्टर, कई आईएएस, आईएफएस इनका ट्रीटमेंट किया है। तो वीआईपी लोग हैं, वो कहते नहीं इतना हम लेंगे, ऐसा तो उनको पहले ही मना कर दीजिए। पंचकर्म जब आप कराएंगे तो परीक्षण कर लें रोगी का, जैसे कहा है शास्त्र ने, अनपवाद अप्रतिकारस्य अधनस्य अपरिचारिकस्य वैद्यमानिनश्चंदस्य असूयकस्य तीव्र धर्म रुचि है, अत क्षीण बलमान शोणित साध्य रोगों पर, ऐसे लोगों को भवन परिचन न कराएं। चंडा सा इसको भीरु कृतघ्नो व्यग्रेवजा सदराज भिषजाम दुष्टा तद दुष्टा शोक पीड़िता यादृच्छुको मुमूर्षस्य विहीना करणईश्चा वैरी वैद्य विदक, इन ऐसे पेशेंट को आप परीक्षण करें। अब हम रोगी की रक्षा, उसका ध्यान, बार बार फोन करना, बार बार पेशेंट का राउंड करना, ये बहुत जरूरी है। यथा अन्नम तरुणम पूर्ण तैल पात्र में तैविचा गोपाल इवि दंडेगा सर्व स्वाद उपचारता, ये गुण अपने आप हमको डेवलप करना है। ऐसे वैद्य गुण बताए हैं, परिवराश्रुतम परिदिष्ट कर्माणाम दक्षम दक्षिणम सुचिम चितहस्तम उपकरणवंतम, ऐसे गुण हमारे अंदर होना चाहिए।
तभी पेशेंट का आकर्षण आपके प्रति रहेगा और पेशेंट कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पर कहना है। मैं शायद थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना। मैं चाहूँगा कि पंचकर्म से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो आयुर्वेदीय के हिसाब से हो, उनको निश्चित रूप से आप अ, जिज्ञासा प्रकट करेंगे, मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। और मैं पुनः सभी को, सभी पदाधिकारियों को बहुत-बहुत साधुवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय धन्वंतरि, जय भारत। Thank you, sir. Such a nice explanation of Vaman Karma. If you have any questions, you can ask directly or you can raise your hand. So I will unmute you, sir. कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हैंड राइज करके। 4 participants raise their hand. Please do pin them. 5 participants. मुझे लगता है सब संतुष्ट हैं। गुरुजी प्रणाम। बोलिए। श्रीनाथ? मैं वैद्य श्रीकांत श्रीकांत। फ्रॉम वेयर? आदिलाबाद, तेलंगाना। ओहो, तेलंगाना, वाह, वेरी गुड। पूछिए। मेरा ग्रेजुएशन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर से हुआ है सर। अच्छा जी सर, मेरा प्रश्न ये है हाँ। कि स्नेहपान में कुछ आचार्य वैद्य तिक्त मतलब तिक्त स्नेहपान का भी यूज करते हैं, क्या वो हाँ। उचित है कि हमें सिर्फ सादा स्नेहपान ही यूज करना चाहिए? नहीं, देखिए 2 तरीके की व्यवस्थाएं हैं। एक तो जैसे मैंने पहला किया, अच्छपान का प्रयोग कर लें। अच्छपान से मतलब मेरा नारायण तैल, महामास तैल, सिद्ध साधित घृत, जैसे त्रिफला घृत, ये अच्छपान है। और जो मिला के देते हैं, जैसे ओदनश्च विलेपी च रसो मांस प्रयोदधि, ये जो साथ में मिला के देते हैं वो एक अलग मैटर है। लेकिन हर में तिक्त मिलाना ये जरूरी नहीं। अगर अम्ल पित्त है या ऐसी कोई व्याधियां हैं जिसमें तिक्त रस की प्राधान्य है, जैसे त्वचा रोग है, उसमें महातिक्त घृत, पंचतिक्त घृत, पंचतिक्त घृत, गुगुल, इनका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन इसी का प्रयोग हर जगह नहीं कर सकते। रोगानुसार हम चयन करके आभ्यंतर स्नेहपान चयन करते हैं। जी धन्यवाद सर। दूसरा प्रश्न है सर। जी सर कुछ आचार्य वैद्य लोग जैसे कि वमन के प्रधान कर्म में चाटन का उपयोग करते हैं सर, मदन फल, पिपली, हाँ। वचा, ज्येष्ठ मध और सैंधव। हाँ। और सर कुछ लोग उसमें एक मिनट, मदन फल और पिपली एक ही चीज है। मदन फल की पिपली यानी मदन फल का बीजा का प्रयोग करते हैं। लोग गलत करते हैं कई बार। मदन फल संघा चूर्ण करके उसका प्रयोग करते हैं, उसमें उतना वमन अच्छा नहीं होता है। नहीं सर, मदन फल पिपली हाँ, और पिपली चूर्ण भी यूज करते हैं, ऐसा मेरा कहना है सर। कर सकते हैं लेकिन उल्लेखित कहीं नहीं है। ओके सर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कोई करता हो, जैसे संग्रहणी का रोगी है, उसमें पिपली का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सब में नहीं करते। सब में तो 1 भाग सैंधव, 2 भाग वचा, 4 भाग मदन फल पिपली, इनका प्रयोग कई जगह करते हैं। लेकिन ये प्रयोग उतना अच्छा नहीं है, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में बोला आपको। जी सर, तो उसमें मेरा प्रश्न ये है कि उसमें टंकन भस्म भी कुछ लोग यूज करते हैं कफज विकारों को दूर करने के लिए, वो मैंने क्या कितना कहा सार्थक कि है सर? अनुभव से कई चीजें आती हैं। तो टंकन इसलिए डालते हैं कफ का जल्दी निष्कासन हो, है ना। लेकिन ये कहीं क्लासिकल में उल्लेखित नहीं है, ये अपना अनुभव है। जैसे वस्ती क्रिया में जो हम औषधि, जैसे वात व्याधि है, मुख से नहीं लेता लोग, भ्रातवा, चिंतामणि, एकांगी, रामवाता, गुदा के माध्यम से देते हैं, वस्ती के माध्यम से देते हैं। ये अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। सर मेरा तीसरा प्रश्न है सर, जैसे कि वमनोपभोग द्रव्यों में जैसे कि मदन फल का काढ़ा हो गया, ज्येष्ठ मध का काढ़ा हो गया, और इसी तरह से क्या हम सैंधव जल का काढ़ा मतलब कोष्ण सैंधव जल दे सकते हैं? ये देते ही हैं, लास्ट में तो देते ही देते हैं, लेकिन इसके करने से पित्तांत नहीं होगा।
पित्तांत जब तक आप मदन फल नहीं मिलाएंगे ना, तो पित्तांत कई जगह मुलेठी से कराते हैं, मैंने देखा है। मुलेठी काढ़ा अकंठ पिला करके और वमन करा देते हैं, लेकिन उसमें पित्तांत नहीं मिलेगा। जो तत्रोष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म विवाही विकासी सौ वीरेण हृदय मुक्त धमनी अनुसृत, ये जो लक्षण है ये मदन फल में ही है, ये जो वामक द्रव्य है उसमें ही होते हैं। अगर सम्यक वमन कराना है, पित्तांत वमन कराना है, तो आपको मदन फल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। सर मेरा चौथा और आखिरी प्रश्न है सर, अगर Very good. पित्तांत नहीं हुआ, किसी है। किसी पेशेंट्स में नहीं होता है, हाँ, हाँ। तो क्या हम विरेचन का उपयोग कर सकते हैं या नहीं, या अगर कर सकते हैं तो कितने दिनों के बाद करना चाहिए? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार जो है पित्तांत, मैंने बताया था कि पित्तांत जब होने लगता है या होने वाला है, तब तक पेशेंट बहुत थक जाता है, और कई बार वैद्य डर जाते हैं कि अरे गड़बड़ न हो जाए कहीं, इसलिए पेशेंट को पित्तांत नहीं करा पाते। अब पित्तांत नहीं होगा तो वमन का प्रयोग उत्तम नहीं माना जाता। इसके अगर वो पित्त बचा है, आपको ऐसा लगता है, तो वमन के 7 दिन तो संसर्जन करा दें, 8वें दिन नॉर्मल डाइट, 9वें 10वें 11वें दिन आभ्यंतर स्नेहपान बढ़ी हुई मात्रा में, 12वें 13वें 14वें दिन रेस्ट कराएं, और 15वें दिन विरेचन आप करा सकते हैं। ये क्लासिकल मेथड। लेकिन आप मान लीजिए 7 दिन संसर्जन करें, 5 दिन में ही संसर्जन क्रम हो गया, तो वो दिन आपके कम हो जाए, तो इस तरीके से आप करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। काफी सारी शंकाएं दूर हुई। थैंक कहीं यू आप सर। और भी संख्या हो तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप जरूर गुरुजी, पूछिए। गुरुजी, संतोष अगर जी। आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ मतलब तो कुछ बोल दूं श्रीकांत जी के ऊपर। हाँ, बोलिए बोलिए। श्रीकांत जी इज मिक्सिंग विद संस्कृत स्नेह एंड अच्छे स्नेह, ही इज हैं? कंफ्यूजिंग। उनको संस्कृत स्नेह मतलब ये लग रहा है कि सिद्ध स्नेह दिया जाए या हाँ, प्लेन घी दिया जाए। हाँ, तो उसमें है ना कि शोधनांग स्नेहपाने हस्तने जीर्णे यवान्ने स्नेहोच्च शुद्धयो बहु, हाँ। मतलब शुद्ध बहु या केवल स्नेह का मतलब संस्कृत स्नेह भी होता है। हम्म। केवल स्नेह का मतलब किसी अन्य पदार्थों से मिक्स नहीं करना है, हाँ, मतलब शोधन करना वो मात्रा के ऊपर निर्भर है। अगर जल्दी दे बिल्कुल दिया सही, जाए बिल्कुल सही। तो वो पंचतिक्त घृत अगर ज्यादा मात्रा में दे दिया हम्म। तो हो जाएगा। पुणे में ऐसी धारणा है कि अगर कोई सिद्ध स्नेह दे दिया तो हम्म। शमन हो जाएगा, मगर शमन होना वो क्वांटिटी और देने का समय उसके ऊपर निर्भर है। जैसे शमनम शुद्धवतो अन्नम मध्यम मात्रेचे शस्यते, अगर 30 ग्राम पंचतिक्त घृत बहुत दिनों तक 1 माह भी दे सकते हो, भूख लगने के समय 8:30 बजे दिया तो वो शमनार्थ स्नेहपन हो जाता है। वो संशमन स्नेह है। हाँ, संशोधन स्नेह। तो हाँ, उनको क्या लगता है कि घृतपान केवल दिया जाए या पंचतिक्त दिया जाए, वो दोनों ही अच्छे स्नेह है, दोनों ही अच्छे स्नेह है, क्वांटिटी के ऊपर निर्भर है। ऐसा है, देखिए, हाँ, सिद्धांत अलग होता है संतोष जी, और प्रैक्टिकल अलग होता है। ये सिद्धांत है कि अच्छे स्नेह का मतलब प्योर स्नेह देना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे इसका विवरण जब आप चक्रपाणी का पढ़ेंगे तो वहां बताया कि सिद्धेत स्नेह का प्रयोग हम कर सकते हैं। मान लीजिए त्वचा रोग है और आपने पंचतिक्त घृत दिया, तो ठीक है, स्नेह तो होगा ही, साथ साथ में हो सकता है रोग में शांति हो, पेशेंट को शुरू से अच्छा लगने लगेगा कि नहीं, मुझको लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो घृत है वो अपना गुण नहीं छोड़ता है, स्नेह गुण कभी नहीं छोड़ता, चाहे जिस द्रव्य में सिद्धित कर दीजिए, चाहे पंचतिक्त घृत दीजिए, लेकिन उसका जो स्नेह गुण है वो कभी छोड़ता नहीं है। तो सम्यक स्नेह के लक्षण भी मिलेंगे और साथ साथ में रोगों की शांति भी हो सकती है। पुणे में ऐसा है, हमारे वेद पाठक जी हमेशा शुद्ध घृत का सेवन कराते हैं, लेकिन न सर्पि केवलम पित्ते पेयम सामे विशेषता सर्वि अनुचरे देव हत्वा संज्ञा चमारे केवलम पैत्य के सर्पि वातिके लवणानुतम देयम बहु कभी चाव बेहोश क्षार समान। तो एकदम शुद्ध। हाँ, उसको वो कर लें, पाक कर लें, उसको संस्कारित कर लें, और मान लीजिए आप पंचतिक्त घृत नहीं सेवन कराना चाहते हैं तो घृत को आप पहले संस्कारित कर लें और फिर उसका सेवन कर सकते जी सर, मुझे व्याधि अनुसार हैं। परिचय दीजिए अपना। सर मैं डॉक्टर श्रीकांत बोल रहा हूँ फिर से। जी। जी, व्याधि रोग अनुसार योग का आपने उल्लेखित किया था सर, उसका रेफरेंस कहीं मिल ये सकता है चरक में सर? मिलेंगे आपको, और ओके आप सर। चाहेंगे तो मेरी किताब है उसकी मैं फोटो कॉपी आपको भेज दूंगा, जी सर, है ना। धन्यवाद। यानी ये धन्यवाद। छांटे हैं, चरक के ही हैं सारे, अलग से चरक कुछ नहीं है। कल्पस्थान, कल्पस्थान नहीं, फर्स्ट कल्पस्थान चैप्टर। नहीं, रोग में आप देखिए, जैसे कुष्ठ रोग उठाएंगे, वहां जी आपको बताएंगे कि विरेचन किससे कराना, वमन किससे कराना, हम लोग देखते नहीं है ना।
वो 1 भाग, 2 भाग और 4 भाग याद रहता है, वही हम हमेशा जी। प्रयोग करते जाते हैं। आप प्रत्येक रोग में आप देखेंगे, जो मैंने कुछ उल्लेखित किया है ना? आप प्रत्येक रोग में देखें, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ें, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, हाँ, जैसे थैंक यू सर। गृहिणी का देखिए, गृहिणी मासितम दुग्धम, वहाँ गृहिणी रोग में बताया है कि सरसा और पिपली का सेवन कराना चाहिए, ठीक है ना, वमन के लिए। जी, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं वैद्य हर्षाली। वैद्य हर्षाली। हर्षाली, फ्रॉम वेयर? Sir, I'm basically from Maharashtra, but I'm doing my PG in All India Institute of Ayurveda, New Delhi. अच्छा अच्छा, वहां से पीजी कर रही हैं, Yes sir. किस सब्जेक्ट में? पंचकर्मा में। वाह, वेरी गुड, बोलिए, पूछे। सर मेरे 2 क्वेश्चंस है। मेरे बच्चे हैं, मेरे शिष्य वहां पर। बोलिए। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब ऐसी भी प्रैक्टिस देखी गई है कि मॉर्निंग में स्नेहपान किया जाता है और आफ्टरनून में या फिर नाइट में रुक्षन किया जाता है। रूक्षम से मतलब क्या क्या किया जाता है अ, शाम को? शाम के टाइम या फिर आफ्टरनून के टाइम में तक्रधारा या फिर रुक्ष चूर्ण पिंड स्वेदन किया जाता अच्छा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सर ये क्या कितना मतलब ठीक है और क्या नहीं, ये सही है ये करना? क्लासिकल चीज नहीं है, अपना हम्म, अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, हम्म, लेकिन आभ्यंतर स्नेहपान अगर बढ़ी हुई मात्रा में दें, मान लीजिए 200 ml आ गया, तो 100 हम्म, ml आप सुबह दे सकते हैं, 100 ml शाम को भी दे सकते हैं। ऐसा डिवाइडेड अच्छा, डोज में आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रूक्षण क्रिया वहीं कराते हैं जहां पर रुक्ष की आवश्यकता हो, मेद वृद्धि हो गई हो या स्राव ज्यादा निकल रहा हो, तो रूक्षण क्रिया कराते हैं। तक्र धारा से, या जो आपने बताया, और क्या बताया, तक्र धारा और चूर्ण पिंड स्वेदन। हाँ, चूर्णपिंड शोधन, वो किसी दूसरे व्याधि में आप करा सकते हैं, लेकिन स्नेह से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके। और सर ऐसे भी होता है कि मॉर्निंग में स्नेहपान और इवनिंग में अभ्यंग स्वेदन भी किया जाता है। हाँ, ठीक है ना, ये पेशेंट के उपलब्धता पर है। पेशेंट ओके। कैसा, कई बार उसको सुबह समय नहीं होता है, लेकिन हम्म, स्नेहपान हमेशा प्रातः काल 7 बजे सूर्य तुरंत बाद या सूर्योदय के पहले अभ्यंतर स्नेहपान दे देना चाहिए, 7 और 8 के बीच। जी, ठीक है सर। आपकी अनुमति हो तो मैं बोलता हूँ, मैं पुणे से हूँ। जी। पुणे में ऐसी परंपरा है कि जिस दिन से शोधनांग स्नेहपान शुरू हो जाता है उसी दिन से स्नेहन स्वेदन करते हैं, मगर वो क्लासिकली इनकरेक्ट है। बिकॉज क्लासिकल रेफरेंस है कि शोधनांग स्नेहपान का आखिरी दिन, स्नेह विराम दिन और वमन दिन, ये केवल 3 ही दिन में स्वेदन करने का विधान है। हम्म। सो पुणे में तो ऐसे है कि जिस दिन से कर रहे शोधनांग स्नेहपान चालू कर रहे हैं, उसी दिन सुबह और शाम दोनों वक्त वो स्वेदन करते हैं, मगर विच इज क्लासिकली इनकरेक्ट। केवल नहीं, स्नेही लेकिन पान। लेकिन अगर सुनिए ना, अगर वातव व्याधि है, हम्म, स्थौल्य रोग है, ऐसे रोग हैं जिसमें ये आवश्यक है, तो प्रतिदिन आप वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन करा सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको वमन कराना है या विरेचन कराना है, उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि ये सब कराना आवश्यक है। वेदेत अति लेकिन अगर स्थूलम वातव ऐसा कहा व्याधि है है तो वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन रोज कराइए। सर। आचार्य वाघबड़ इंडिकेटेड न स्वेदेत अति स्थूलम, हाँ तो अति स्थूल में ज्यादा स्वेदन करने के लिए मना किया है। फिर ये हाँ, थोड़ा लेकिन हल्का फुल्का कर सकते हैं, क्योंकि स्वेदन उसमें गुरु चाप तर्पणम श्रेष्ठम स्थूलानाम कृष्णम प्रति, ये तो उसमें उल्लेखित है, लेकिन अति योग तो सभी में हो सकता है। हाँ गुड संतोष जी। मॉर्निंग सर जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम गुरु जी। नमस्ते नमस्ते, प्लीज। तो हेलो परिचय दीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ, नमस्कार। विघ्नेश जी, विघ्नेश आपका परिचय विघ्नेश दीजिए। पिल्लाई बोल रहा हूँ सर। हाँ, तभी आपका चेहरा पहचान में आ रहा है, हाँ सर। लेकिन चेहरे में बहुत नवयुवक दिख रहे हैं, अब तो थोड़े से सीनियर हो गए। हाँ बोलिए। सर। प्रैक्टिस करते करते 3 साल हो गए सर अभी। नहीं, अच्छी बात है, नागपुर बहुत में हूँ बढ़िया, अच्छा काम सर। कर। आपके क्लासिकल मेथड्स यूज कर चुके हैं काफी। मेरे को बस आपसे ये पूछना था कि एक बार सद्यो वमन के बारे में अगर आप थोड़ा सा बता देते तो ज्यादा बेहतर होता। बता देते हैं। देखिए, एक पहली बात तो ये मान लीजिए कि सद्या वमन वमन का कहीं भी क्लासिक्स में उल्लेख वर्णन नहीं है, नहीं है। कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन सद्या वमन कराना है तो सद्या स्नेह करना पड़ेगा। तो हम्म। सद्या स्नेह की विधियां बताई हैं आपको, जैसे मालूम है ही है। सद्या स्नेह करके आप वमन करा सकते हो। तो वमन कराने के लिए तो मदन फल लेना ही पड़ेगा।
3 दिन स्नेहन करा लीजिए, अभ्यंतर स्नेहपान 1 दिन शोधन कराइए, अब वमन करा सकते हैं, लेकिन निर्देशन में, अपने निर्देशन में। और अगर कुछ नहीं कराना है, सिर्फ अमाशय को शोधन करना है, प्रातः काल खाली पेट में आकंठ लवणोदक पिला दे 5-6 गिलास, बाद में थोड़ा सी अंगुली लगा के या आयरन डालने का वमन करा सकते हैं, लेकिन इसमें पित्तांत नहीं होगा। सद्या वमन पित्तांत हो यह आवश्यक नहीं। सर लेकिन उसमें भी स्नेहपान कराना जरूरी है 3 दिन? करा दे तो अच्छा है, और तो अगर लेकिन कम मात्रा में कराएं, नहीं, जैसे बताया सद्या स्नेह 3 दिन में दे देता है साहब, सम्यक स्नेह के ओके, लक्षण, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और सिर्फ विरेचन कराना है मान लो, लेकिन वमन नहीं कराना है, तो आप सद्या वमन करा लें गर्म पानी और नमक से, और उसके बाद आप अभ्यंतर स्नेहपान करा के विरेचन करा दें। ओके। सर जैसे आपने संसर्जन क्रम के बारे में भी बोल रहे थे कि पेया विलेपी जो देना चाहिए उसके बीच में भूख बहुत बढ़ जाता है, और हमारा वही उद्देश्य है कि अग्नि को वृद्धि करना ही करेक्ट, करेक्ट, संसर्जन क्रम करना है। करेक्ट, करेक्ट। तो अगर दूसरे तीसरे दिन में ही अगर हमने 5 दिन का प्लान किया है, मतलब मध्यम शुद्धि हुई है और 5 दिन का संसर्जन प्लान किया है, बट ऐसा प्रैक्टिकली देखा था कि तीसरे दिन में ही उसकी अग्नि वृद्धि हो गई, तो क्या वो संसर्जन क्रम हमें कंटिन्यू करना चाहिए कंटिन्यू या फिर करना, उसे अच्छा कंटिन्यू मतलब 5 करना, दिन? भूख लगे तो भी कंटिन्यू करना चाहिए, हम्म, लेकिन क्या आप विलेपी उसको रिपीट कर दीजिए, 3 बार कर दीजिए। हाँ वो तो सर करते ही हैं हम वैसे भी, हाँ, बट वही लेकिन पूछना था कम कि नहीं करना चाहिए, 5 दिन में कम से हाँ, कम 5 दिन तक जाना ही चाहिए। तो संसर्जन कर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने हाँ सर उसके पेशेंट ने बिना। संसर्जन कर्म ठीक से नहीं किया, उसको व्यापत होना पक्का है। सर ये देखा है मेरे प्रैक्टिस में भी अभी आया है कि जो करते हैं बराबर उनको रिजल्ट्स काफी अच्छे आए, और जो नहीं कर रहे हैं संसर्जन क्रम फॉलो उनको काफी व्यापत हुआ है। ये वीआईपी तो पेशेंट में बड़ा तकलीफ होती है। एक मिनिस्टर थे जिनका हमने वमन कराया, और हम्म, कोई कारण आ गया, मुख्यमंत्री का फोन आ गया, वो चले गए भोपाल और वहां भाषण वाषण दिया। शाम को फोन आया कि जोरदार बुखार आ गया है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, फिर मैं भोपाल गया, ट्रीटमेंट दिया उनको। तो ऐसा गड़बड़ होता है, ये वीआईपी पेशेंट में ज्यादा गड़बड़ होता सर अगर शोधन हम एक जैसे पेशेंट अगर योग्य नहीं है, वमन योग्य नहीं है, जैसे ये सारे कंडीशंस है, बट फिर भी हमें शोधन करना है, तो फिर किस कौन कौन सा कर्म से हम उसका शोधन कर सकते हैं? है। तो मैंने बताया ना, सद्या आप जो लवणोदक से वमन करा दीजिए, है ना। अच्छा। उसके बाद विरेचन, विरेचन तो आप विधिवत करिए, विरेचन हल्का फुल्का नहीं लेना चाहिए, तो लाभ नहीं मिलता है। हेलो। ओके। हाँ, हेलो। हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ सर जी, प्रणाम। अरे तिवारी जी, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर जी। आपकी आवाज का इंतजार कर रहे थे। मैं तिवारी जी के बारे में बता दूं कि ये अक्षरशः क्लासिकल वमन कराते हैं, और मैंने, और सर से क्योंकि ही मैं वहां हमने रहा सीखा है हूं, तो सर। मैंने देखा है कि बड़े तन्मयता से पंचकर्म की प्रक्रियाएं कराते हैं, बिल्कुल क्लासिकल। मैं अपना यही विचार व्यक्त करने के लिए ज्वाइन किया हूँ कि जी, सर जी, बहुत समय के बाद आपका पूरा व्याख्यान तन्मयता से हमने सुना जी, और फिर से आपने रिफ्रेश कर दिया। जी, और सर हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जैसा आपने अक्षर से हमको सिखाया, जी, पूरे वाईएमटी की व्यवस्था पंचकर्म की आपने सही की। जो जी। पहले हम वही बचा चूर्ण वाला जो प्रयोग हाँ, कर रहे थे, हाँ, 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 हाँ। आज आपका बताया हुआ क्लासिकल वमन, क्लासिकल विरेचन, बस्ती, नस्य कर्म, सब जी, आपके बताए हुए निर्देश के अनुसार आज तक मैं चला रहा हूँ। और आगे भी मेरे रिटायरमेंट के बाद भी मैंने व्यवस्था की है कि वो वैसा ही चलेगा। मेरे विद्यार्थी क्लासिकल वमन, विरेचन, स्नेहपान सब आपका बताया हुआ है कर रहे हैं। इसलिए आपका लेक्चर सुनने के बाद कोई शंका बचती ही नहीं है। थैंक यू, थैंक आप यू। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जैसे कितने लोगों के करियर में बड़ा परिवर्तन लाया है। कितने लोग आपसे आपका ज्ञान पा करके लाभान्वित हो रहे हैं। आपको बहुत धन्यवाद है सर। आपको बहुत प्रणाम है सर जी। धन्यवाद जैसे सर जी। जैसे योग को अनेक लोगों ने अपने हिसाब से परिवर्तित कर लिया है, जी ऐसा सर। ही पंचकर्म में भी कुछ अलग करना है। इस दृष्टि से लोग बाग नए नए प्रयोग करते रहते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जी जो जी क्लासिकल मेथड्स हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। जी उनको जी बेस आपका क्लासिकल होना चाहिए, फिर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके पेशेंट के हिसाब से आप उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुरुजी, अन्न संसर्जन क्रम, तर्पणादि क्रम जो मध्य पे वातपेति के, और रस संसर्जन क्रम, हाँ। इनको व्यवहार से कैसे किया जाए?
जैसे ये डल्ला में व्यवहार जो वास्तव में हम संसर्जन केवल क्रम तीन पेयादि कर्म प्रकार ही का करते है। हैं। संसर्जन क्रम 3 प्रकार से उल्लेखित है। एक तो स्निग्धाम्ल स्वादु हृदयानि ततो अम्ल लवणो रसो स्वादु तिक्तो ततो भूया कषाय कटको तथा। और एक है हरितकी नाम चूड़ानी सैंधवा मल के गुणम बचा विटंग रजनी पिपली विषभेज पिवेद उष्णाम मुना जंतु स्नेह सोदोपादिना। तो वहां भी अलग बताया है, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो फायदा वाला है वो पेया विलेपीम अकृतम कृतम चेउसम रसम त्रिद्वैतैकसश्च क्रमेण सेवेत विशुद्ध काया प्रधान मध्यावर शुद्धि सुद्धाः। ये ही श्रेष्ठ है। हाँ, वमन अच्छा नहीं हुआ है तो वहां कई जगह जैसे कोई ड्रिंकर है, बहुत पीते रहता है हमेशा, पित्त का दोष निकल नहीं पाए तो वहां तर्पण करने का भी प्रावधान है। हरितिकादि चूर्ण के पश्चात यवाहार दिया जाता है, मतलब जनरली हाँ, रसायन से पहले। आप बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सर। वो भी संसर्जन क्रम ही है एक तरीके से, वो भी संसर्जन क्रम है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सर डॉक्टर सतीश गुप्ता, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से, अच्छा, बोलिए गुप्ता जी। हाँ हाँ सर, ये पूछ रहा था सर, ये शोधित मदन फल तितली मिल नहीं पाता मार्केट में, हाँ, मार्केट में नहीं मिलता। वो उसका क्या करे सर, इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? अगर बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, मैं तो इनको धन्यवाद दूंगा संतोष जी चौहान जी को कि इन्होंने बड़ा अच्छा मदन फल कलेक्शन करके और अच्छी तरह बनाया। एक थ्योरेटिकली नॉलेज दे रहा हूँ आपको, यदि आप कर सकते हो तो आप जरूर करिए। मदन फल कहाँ मिलता है ये मालूम है आपको? कच्चा, वो कहीं पहाड़ों में और कहीं अन्य जगह मिलता है, बड़ा मुश्किल होता है। प्रैक्टिकली आप एक काम करिए कि अगर एक पेशेंट को वमन कराना है तो आधा किलो मदन फल खरीद लाइए और उनको तोड़िए। जो काले काले रंग के मदन फल पिपली उनको छांट लीजिए और वो 12 से 15 ग्राम वेट करके यौकुट करके मदन फल पिपली का कल्प जो मैंने बताया वो बना करके आप कराएंगे तो ठीक है। लेकिन जो विधि है इसकी वो ये है कि मदन फल को ग्रीष्म ऋतु या बसंत ऋतु में कलेक्ट करना चाहिए। पेड़ में चढ़ करके उनको कलेक्ट करना चाहिए, फूटे फूटे ना हो, छत विच्छित ना हो। फिर उसको उषा में लपेट करके, गाय के गोबर में लपेट करके, और फिर 8 दिन तक चावल के या कुलथ के या गेहूं के भूसे में अंदर 8 दिन तक रखना है और उसके बाद निकाल लीजिए, मृदु हो जाए और फिर उसको सुखा लीजिए। सुखा लेने के बाद तोड़ करके मदन फल पिपली निकाल लीजिए और फिर मदन फल पिपली में घृत, शहद और दही और तिल कल्क 4 चीजें मिला करके और घर्षण कर लीजिए, थोड़ा से साजित कर लीजिए और उसको सुरक्षित जगह में रखें। ये क्लासिकल है, लेकिन ये संभव नहीं है जैसा आपने कहा। और जो मैंने बताया आधा किलो आप मदन फल ला करके काले काले छांट लीजिए और फिर 12 से 15 ग्राम नाप करके यौकुट करके आप इसका सेवन करें। यही एक रास्ता है। थैंक यू सर। यही या कोई वैद्य बनाते हैं सर जो शोधित मदन नहीं फल बनाते तितली? हैं, अपने अपने के लिए बेचने के उद्देश्य से कोई बनाता नहीं, लेकिन जो मैंने ठीक बताया वो बहुत प्रैक्टिकल है। आप जो ठीक है। एक आदमी के लिए आधा किलो मदन फल लाइए, ठीक ओके है, ओके सर। और काले काले चयन कर लीजिए तोड़ करके। हाँ, मदन फल बीज यूज करना है उसके 12 से मदन 15 फल बीज वो भी काले काले, ओके भला ही ओके आपको सर। 1 किलो लाना पड़े, क्योंकि अब वो ठीक कब से रखे हैं, बहुत 2 साल से 3 साल से, तो कई बार वो सड़ भी जाते हैं अंदर अंदर। देखेंगे तो बीजा जो है पीले पीले हो जाते हैं, वो कार्यकारी नहीं ठीक होते और इसलिए अच्छा ठीक। वमन नहीं हो पाता है। ये बात बिल्कुल सही है। यस। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, और कोई प्रश्न है तो आप हैंड राइज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो हाँ, सर, किसी पेशेंट में हमें सम्यक स्निग्धता मिल गई है और आएंगे पेशेंट पेशेंट में, को आएंगे। किसी भी एक पेशेंट में हमने सम्यक स्निग्धता लक्षण मिले हैं और हाँ, वमन के लिए पोस्ट किया है पेशेंट को, हाँ, पर वमन पीठ पर पेशेंट बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है। राइट, राइट। तो ऐसे पेशेंट में क्या फिर विरेचन देके हमें फर्दर प्रोसीड करना है या फिर क्या करना है सर आगे देखिए, मैं आपको ऐसे पेशेंट सजेस्ट में? करूंगा जब भी पंचकर्म किसी को कराएं तो सबसे पहले उसको विश्वास मिलेगा। बिना विश्वास लिए हुए पेशेंट सपोर्ट नहीं करता है। इवन आभ्यंतर स्नेहपान में जब हम 100 ml 150 ml पिलाते हैं तो रोगी लेने में आनाकानी करता है। लेकिन जो विश्वास पूर्वक पेशेंट आया है कि नहीं
मैं इससे ठीक होऊंगा, पंचकर्म मेरे को अमुक डॉक्टर से अमुक चिकित्सक से कराना है। आपको विश्वास अर्जित करना पड़ेगा। अभी निश्चित रूप से पहले वमन और विरेचन कराना पड़ेगा, वमन के बाद ही विरेचन कराएंगे तो ज्यादा लाभ होता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, अगर वमन नहीं कराता है तो सुकोष नल से लवणोदक से आकंठपान करा के और थोड़ा शोधन करा लीजिए, और उसके बाद आभ्यंतर स्नेहपान कराने के पश्चात आप विरेचन पूर्णतः करा सकते हैं। थैंक यू सर। आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, मेरी प्रैक्टिकल जब पेशेंट आते हैं तो 3-4 दिन तक हम दवाई देते हैं, और उसके अलावा फिर पेशेंट को धीरे 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 शिक्षित करते जाते हैं पंचकर्म के बारे में। या कोई नजदीक पेशेंट बैठा है जिसका पंचकर्म हुआ है, उसको इंगित कर देते हैं कि आप इनसे बात कर लीजिए। तो इस तरीके से, और ये हम आप आज का आपको सजेस्ट दूंगा कि आप जहाँ भी चिकित्सा करते हैं प्राइवेटली, तो वहाँ आप कंप्यूटर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से जो पंचकर्म की प्रक्रियाएं हैं वो प्रसारित करते रहिए, ताकि पेशेंट देखे और उसको ये लगे कि नहीं हम कर सकते हैं। हाँ सर सर, प्रणाम। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते सर, सर। नमस्ते पल्लवी जी। नमस्ते, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। आप सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पल्लवी जी, नमस्ते। नमस्ते। मुझे मेरा एक बहुत छोटा प्रश्न है कि जब ये वमन वेग आने लगते हैं तो श्वेत प्रादुर्भाव, लोमहर्ष, और आपने बताया है कुक्षि समदपानेन, वो उसका मतलब क्या होता है? कुक्षि आधमान, आधमान, समाज मापना, हाँ, आधमान, पेट फूलने के जैसे लगे, भारी भारी लगना। फूलने, हाँ, मतलब कुक्षि भाग में, ऐसा चेस्ट में। लगेगा कि कुछ अंदर बढ़ गया है, उसको आधमान हाँ कहते हाँ, हैं। ओके ओके। बस पहला मेरा लक्षण है यही श्वेत छोटा सा प्रवृत्ति। प्रश्न था। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, बस वही वही पूछना था। और कैसे हैं सर आप सब? बस बढ़िया है, लेकिन ये जानिए कि क्यों होता है आधमान। अनुप्रवण जो गुण है वामक द्रव्य में, अणु के द्वारा छोटे छोटे स्रोतों में जाना, प्रोण के माध्यम से बाहर निकालना, खींच के कोष्ठ में लाना, और उसके बाद फिर वमन की प्रक्रिया होती है। तो अनुप्रोण से आधमान होता ओके ओके, है। धन्यवाद। ओके ओके, बहुत दिन हो गया, हम कभी मुलाकात करते हैं फिर। जी जी। वैद्य राहुल जी प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ नमस्ते सर। हाँ, अ, बोलिए। सर मेरा एक प्रश्न था, मतलब व्यापक से रिलेटेड था। जैसे हैं? कि कोई डायबिटीज डायबिटीज से कोई पेशेंट है, हाँ मधुमेही है, हाँ, तो अगर हम लोग वमन कराते, वमन पश्चात जो भी रहेगा, तो उसके बाद तो उसका पूरा पेट एकदम पूरा खाली हो जाएगा, तो वो हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकता है ना? बिल्कुल, थोड़ा सोच समझ तो, के पहले करना चाहिए। तो उस दिन इससे जैसे इसका वमन पेशेंट में हो चुका कमजोरी तो होगा। आती ही है, पेशेंट में कमजोरी आती है, लेकिन वहाँ वो ध्यान रखना है कि किसमें कराना, किसमें नहीं कराना, योग योग विचार करके वमन आप कराएं। इसलिए वमन थोड़ा कठिन लोग समझते हैं, हालांकि मैंने बताया ना कि आज तक कम से कम 20,000 वमन हम करा चुके हैं। अगर आप विधिवत, क्योंकि आप देखेंगे व्यापदों में बताया है, आधमानम परिकर्तस्य श्राव्यो हृदगात्रो ग्रह जीवदानम सब विध्वंसा स्तंभ सोपद्रो अयोगा तथ योगा से। ये 4 जो चीजें हैं, उसमें वैद्य, आतुर, औषधि, परिचारिका, इनकी विगुणता से व्यापद उत्पन्न होते हैं। अगर ये सही है तो निश्चित रूप से वमन भी आपका सही होगा, पर बल का ध्यान में आपके रख के करें। जैसे कि उसका पूरा जो लक्षण है पूरे कफस से भरे हुए, तो उसमें एक वमन ही तो है अब जो जैसे कर सकते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का ध्यान रखें, स्थूला प्रमेय ही बलवान है का कृशस्तई का परिदुर्बलस्य संभ्रमणम तत्कृशस्य कारम संशोधम नारति। ऐसे को ना कराएं। लेकिन स्थूल है, कफ दोष बढ़े हुए हैं, तो आप मधुमेह के रोग में भी करा सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर सर, लेकिन अगर हाइपोग्लाइसेमिया में अगर जाता भी है, अगर हम लोग ने तो फिर अगर आपको ऑक्सीजन वहां पर नहीं लिया। एलोपैथिक सहारा लेना पड़ेगा तत्काल बढ़ाने के लिए, क्योंकि पेशेंट की रक्षा करना सबसे प्रथम कर्तव्य है, सिद्धांत बाद में। ओके। हेलो सर, और कोई नमस्कार। आवाज आवाज जा रही है? हेलो सर, हाँ, नमस्कार। नमस्ते सर जी, पूछिए। सर हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ बोलिए। सत्येंद्र कुमार तिवारी, सत्येंद्र पटना कुमार, से। कहाँ से?
तिवारी सर, पटना। अरे वाह वाह तिवारी जी। जी सर, प्रणाम। नमस्ते नमस्ते, आप तो भूले गए भाई। नहीं जब से सर, कैसे भूल जाएंगे। जब प्रोफेसर हो गए तब से भूले गए लगता है। सर जुड़ा, अभी भी जुड़े हुए हैं सर। अच्छा बोलिए बोलिए। सर ये कह रहे थे कि जैसे वो प्रश्न आया था कि जो दिया गया कि अग्नि संदूषणार्थ पूर्वम पेयादीनाम भीषक रसोत्तरे क्रमेणोपाचारेत क्रमेण कर्म को विदा। बिल्कुल तो वहां जो कहा गया है कि पहले तो अग्नि संधूलन के लिए आप पेयादि क्रम कीजिए, उसके बाद रसादि क्रम भी करने के लिए शास्त्र कह रहा है। ठीक है। और आमतौर पर हम लोग करते हैं सर कि वो जो अर्धा आहार का पूर्णाहार आ गया, तो फिर हम लोग रोगी को कह देते हैं कि जो भी मान जनरल भोजन के क्रम पे वो आ जाता है। जबकि ये शास्त्र में कहा गया ना सर, सिद्धाम्ल स्वादु हितानि तत्व अम्लो लवणो रस स्वादु तिक्त को तत्व भूया कसाय क्रम से पान कराना चाहिए। हाँ, तो ये सर या इस क्रम को, और साथ ही साथ जो अष्ट महादोषकर भाव जो कहा गया है, जो कि प्रकृति प्राप्त होने तक, क्या इसका भी वमनोत्तर कार्य में इनके रोगी को पथ्याहार में इसको दिया जाना उचित है? बिल्कुल बिल्कुल दिया जाना उचित है। जो अष्टमहादोषकर भाव हैं और जो उष्णोदकोपचारी साध ब्रह्मचारी शपास्या, पूरे पंचकर्म के दौरान अंत तक इसका पालन करना चाहिए। और जहाँ रसायन आदि का सेवन करना है, जब पेशेंट को शोधन कराना ही पड़ता तब रसायन आदि का सेवन करें। जो रसायन आदि का सेवन नहीं करते उनको संशमन चिकित्सा प्रारंभ कर सकते हैं, या संशमन भी नहीं करना, आगे कार्य करना है, जैसे वमन के बाद विरेचन करना है, वमन के बाद आपको विरेचन कराना है। विरेचन कराने के लिए वही प्रक्रिया, 7 दिन संसर्जन क्रम, 8वें दिन नॉर्मल डाइट, 9वें 10वें 11वें दिन बढ़ी हुई मात्रा में स्नेहपान, और 12वें 13वें 14वें दिन वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन, और ऐसा आहार विहार जो कफ पित्तवर्धक ना हो दें, और 15वें दिन विरेचन। ठीक सर। वो रसायन में तो आपको तस्याम संशोधन शुद्धा सुखी जात बोला अपना, रसायनम प्रयुंजी तत्प्रयोक्ष्यामि शोधनम, शोधन तो करना ही चाहिए। चलिए संतोष जी, हो गए प्रश्न? हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर प्रकाश बोल रहा हूँ भोपाल से। अच्छा अच्छा। सर आपसे कई बार सीखा है मैंने, और मैं उज्जैन की कार्यशाला में भी पंचकर्म में, जब मेरा पीजी फर्स्ट ईयर था उस समय रहा 7 दिन आपके साथ। अच्छा, 7 और दिन हैं आप? जी जी, खुशीलाल से मेरा पीजी है पंचकर्म से, शुक्ला सर के अंडर में। अच्छा। और उस समय भी आप आए थे, उस समय काफी कुछ सीखा था सर, और क्लासिकल वमन हमने आपसे सीख के स्टार्ट किया था। तो आज सुन के बहुत ज्यादा वो चीजें रिवाइज हो गई हैं। और सर मैं लगभग क्लासिकल मेथड से हम लोग आपसे सीखने के बाद 600 वमन में इंडिपेंडेंट करा चुका क्या हूँ बात है, वेरी गुड वेरी गुड। जी। और इसी से अभी भी कराए हैं, सर मैं ऐसे ही यही विधि से? बिल्कुल सर, पूरा क्लासिकल मेथड पूरा ओ, फॉलो करते हुए, और लगभग 1500 विरेचन आपसे जो भी सीखा था उससे हम लोग करा चुके हैं, और पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उस चीज का। पूरा प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं कि सर्विस में हैं? सर मैं मानसरोवर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और अच्छा साथ में मेरा पंचकर्मा क्लिनिक भी है भोपाल में। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी 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 सर, दोनों जगह। और हम स्टूडेंट को भी जो आपने सिखाया है वैसे क्लासिकल मेथड से ही पूरा अपने हाँ, स्टूडेंट को भी आप सिखाते मानसरोवर में आए थे ना एक बार लेक्चर हैं। के हाँ लिए? सर, मैं आया था, आपको एयरपोर्ट रिसीव करने में ही आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट। जी 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 सर। ओके ओके, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा आज लगा, बहुत अच्छा लगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर। सबके प्रश्न हुए हैं, तो फिर कंक्लूडिंग रिमार्क की तरफ बढ़े क्या? हाँ ये सब प्रश्न अभी बहुत से लोगों के हैं, बट हम उनको आप फोन नंबर उनको बता दीजिए, वो फोन से भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर। और फीडबैक फॉर्म भरीजिए तो सभी को सर्टिफिकेट मिलेंगे। अभी तक 50 लोगों को सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, और बाकी के लोग भी है जो फीडबैक लिंक दी है वहां पे जाके फीडबैक भर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क दे दूं गुरुजी? ओके। सो थैंक यू सो मच। सो गुरुजी ने अभी ट्रेडिशनल वामक योग जो मदन वचन सेंधव का बताया था, जिसमें उत्तम मध्यम मदन फल 4 ग्राम, वचा 2 ग्राम और सेंधव 1 ग्राम, वो मध्यम मात्रा है। जैसे 8 ग्राम, 4 ग्राम और 2 ग्राम ये उत्तम मात्रा है, जो कस्तूरी जी ने पॉपुलर किया। भावी गोखले स्कूल ऑफ थॉट से, पुणे से वो वहां गया था, जामनगर स्कूल। और दूसरा है क्लासिकल मेथड्स, जिन्होंने चरक कल्पस्थान पहले अध्याय में वर्णित है, जहाँ कुविदारादि कषाय
कुविदारादि कषाय में से केवल यष्टि मधु का ही हम ज्यादा प्रचलित करते हैं, जैसे कुविदार है, श्वेत कंचना, कर्बुदार है, रक्त कंचनार, कई चीजें हैं, विदुला कई चीजें। हाँ। तो दिन 9 कषाय में से एक भिगो के रख के दूसरे दिन दिया जाता है। उनमें भी ये 3 गुरुजी- प्रमुख हैं जो मैंने बताया आपको, निम्बछाल, पटोल पत्र और मुलेठी। हाँ जी। सो इस तरीके से गुरुजी ने बताया कि ट्रेडिशनल वार्मअप योग एंड क्लासिकल मेथड्स। तो ट्रेडिशनल वार्मअप और क्लासिकल मेथड गुरुजी ने बताया। उसके अलावा जैसे अभी वैल्यू एडिशन प्रोफेसर एस के तिवारी जी ने भी किया है कि संसर्जन क्रम में अन्न संसर्जन, रसचयन संसर्जन, पेयादि संसर्जन, हम केवल पेयादि संसर्जन क्रम तक ही सीमित रहते हैं, तो बाकी का भी ये करना जरूरी है। इसके अलावा जो रिसेंट एडवांसमेंट है शुद्धि प्रक्रिया में, जो जामनगर और बाकी जगह भी रहता है, मानकी शुद्धि इंडेक्स, जैसे कि एक मानव प्रमाण रहता है कि कौन सा गिना जाए कि ये करने के लिए। सो टोटल नंबर ऑफ इनपुट माइनस टोटल नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनपुट इनटू 100, ये कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा फर्स्ट वेग इनिशिएशन टाइम रहता है, जनरली इट इज लास्टिंग फ्रॉम 10 मिनट्स टू 15 मिनट। एंड अंतर्मुखी मात्रा जो है मदन फल की है, जीमूतक की है, इट वेरीज फ्रॉम 13 टू 15 ग्राम। तो जीमूतक का भी अच्छा वमन होता है, उनका फर्स्ट वेग इनिशिएशन टाइम भी अच्छा है। सो क्लासिकली इंडिकेटेड इन पित्त विकार और प्रैक्टिकली भी उसके ऊपर अनुसंधान हुआ है। इसके अलावा मदन फल सोर रोग में भी है, उसकी मात्रा है मदन फल सीड पाउडर की 13.51 एवरेज मात्रा है सीड पाउडर की। वत्सकल्प या इंद्रय कल्प, जैसे भारतीय विद्यापीठ या बाकी जगह भी इंद्रय से वमन हुआ है अक्ने वल्गरिस, क्लासिकली इंडिकेटेड इन रक्त विकार और प्रैक्टिकली भी एक्ने वल्गरिस के ऊपर हुआ है। धामार्गव के ऊपर भी मानस रोग में इंडिकेटेड है, प्रैक्टिकली भी धामार्गव के ऊपर कोट्टाकल में हुआ है, भारतीय विद्यापीठ में भी अभी स्थौल्य के ऊपर धामार्गव का हो रहा है। इक्ष्वाकु बीज का भी हाइपोथायरॉइड के ऊपर अभी अनुसंधान हो रहा है, जिसमें इक्ष्वाकु बीज जो है वो अजा दुग्ध में प्रोसेस करके उसको ये किया जाए, किंतु संग्रहण विधि हमेशा तिल कल्क घृत से या मधु से, अभी जो गुरुजी ने बताया। इसके अलावा भी ये इक्ष्वाकु बीज का शोधन जो है वो अजा दुग्ध से करके बड़ी बखूबी से वमन किया गया है। तो कृतवेधन का जो है गाढ़तर दोष के लिए बताया है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क की तरफ। और वोट ऑफ तो थैंक्स बाकी आई रिक्वेस्ट। मदन फल के अलावा जो 5 और वामक द्रव्य हैं वो भी वमन कराते हैं, लेकिन उसमें विशेष कंडीशन दी हुई है कि अगर धर्मार्ग उपयोग करना है कामला में, काश में प्रयोग करना अमुक चीज, तो वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू गुरुजी। आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर दोड़ा भसैया केंद्रा मठ फ्रॉम गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज बेल्लारी टू गिव वोट ऑफ थैंक्स। डॉक्टर केंद्रा मठ, डॉक्टर केंद्रा मठ, प्लीज गिव वोट ऑफ थैंक्स। He is not connected, I think. सर वो उनको अलाउ कीजिए, एनालिस्ट में है सर। पता नहीं, ठीक है। मैं प्रोफेसर एस के तिवारी जी से विनती है कि आप कृपया आभार प्रदर्शन करें। प्रोफेसर एस के तिवारी। धन्यवाद सभी को, नमस्कार। आज विश्व आयुर्वेद परिषद पंचकर्म संभाषा परिषद का 3य सत्र आयोजित हुआ, जो माननीय और हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय, हमारे गुरुवर प्रोफेसर उमाशंकर निगम जी द्वारा क्लासिकल वमन के ऊपर विद्वतापूर्ण और व्यवहारिक तथा प्रायोगिक ज्ञान दी गई। यह निश्चित रूप से समस्त पंचकर्म के नवअध्येता, पीजी स्कॉलर से लेकर जो भी हमारे शिक्षक गणों के लिए भी काफी उपयोगी है, और इसमें कोई संशय नहीं। और इस तरह की जो संभाषा विश्व आयुर्वेद परिषद के तरफ से आयोजित की जा रही है, इसका निश्चित रूप से सभी लोगों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव जा रहा है, और धीरे धीरे हम इसमें जो जुड़ने का क्रम भी बढ़ता जा रहा है। इस क्रम को करने के लिए जो चेतन जी का है और प्रोफेसर चौहान जी का है, ये जो काम कर रहे हैं, साथ में अनिल शुक्ला जी
जो महाराष्ट्र से अपने खास तौर पर इस कार्य को कर रहे हैं, और विश्व आयुर्वेद परिषद की समस्त टीम, जिनमें हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, महासचिव हैं, और इन लोगों ने जो एक प्रयास किया, और यह इस प्रयास के चलते जो भी कार्य हो रहा है यह निश्चित रूप से अतुलनीय है। और निगम सर ने जो भी बताई बातें, इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति जो इससे जुड़े हुए हैं, बीएमएस के इसमें छात्र भी जुड़े हुए थे, उनके लिए भी यह काफी उपयोगी होगा। तो मैं इसमें जुड़े हुए समस्त लोगों को, और जो मुख्य वक्ता के रूप में निगम सर ने अपना समय दिया और आज तक इनकी सक्रियता बता रही है कि पंचकर्म के रूप में हम लोगों को हम तो काफी नजदीक से जान रहे हैं, हम तो सर के शिष्य ही हैं, और सर ने इतने वमन विरेचन कराए हैं, इतनी प्रायोगिक अनुभव है, और ये WHO के भी मेंबर रहे, पंचकर्म के लिए, पंचकर्म का जो है एडवाइजरी बोर्ड में रहे। ऐसी कोई कमेटी पंचकर्म से संबंधित नहीं थी जहाँ की प्रोफेसर निगम सर न रहे हों। और पंचकर्म के अगर पूरे भारतवर्ष में मानिंद विद्वानों में कोई है तो उसमें उनकी गिनती है। और इन्होंने जो समय निकालकर हम लोगों को जो समय प्रदान किया, इसके लिए हृदय से समस्त पंचकर्म परिवार की तरफ से आपका हम अभिनंदन करते हैं, आपको बधाई देते हैं, तथा अपेक्षा करते हैं किसी तरह आप हम लोगों का मार्गदर्शन देते रहेंगे। इससे जुड़े हुए समस्त कोऑर्डिनेटर और को-कोऑर्डिनेटर और जो जोनल कन्वीनर सभी को बधाई, और उनके जुड़ने के लिए हम लोग अब पूरी टीम की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सबका। पुनः नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।